एंड वेलकम टू द चैनल। वेरी गुड इवनिंग, होप आप सभी अच्छे होंगे। तो न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स हम स्टडी कर रहे हैं। इससे पहले हमने प्रीवियस पार्ट में साइटोस्की पैराडॉक्स पर हम डिस्कशन कर रहे थे। एंड साइटोस्की पैराडॉक्स जो है ये लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, तो इसको जो है हम फिगर के माध्यम से भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये कंफ्यूजिंग जो है महसूस होता है। सो साइटोस्की पैराडॉक्स जो है वो क्या है? कैल्डर हिग्स कंपेंसेशन जो प्रिंसिपल है उसी में ये कंसिस्टेंसी को फाइंड आउट करता है कि ये पैराडॉक्स है, इसके अंदर अपनी ही बात से ये कंट्राडिक्ट करता है। कभी ए जो है इज मोर प्रेफरेबल देन बी हो जाता है, बट दूसरे तरीके से अगर हम रिवर्स टेस्ट में इसको डालते हैं तो बी इज प्रेफरेबल और मच मोर बेटर देन ए। तो इसी चीज को हम फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में जो साइटोस्की पैराडॉक्स है ये काम कैसे करता है। एंड फिर आगे जो साइटोस्की पैराडॉक्स है, ये साइटोस्की फिर इसी चीज का सलूशन हमें प्रोवाइड करते हैं। तो ये किन्होंने दिया? साइटोस्की ने दिया 1941 में, ठीक है। और इसके साथ साथ उन्होंने इसका सलूशन भी दिया कि अगर ये रिवर्स टेस्ट को जो है पास नहीं करता है, ठीक है, तो इसका मतलब फिर ये ठीक है। उस चीज को भी हम अभी आगे फिगर पर समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हम फिगर ड्रॉ करें, जैसा हमने प्रीवियस क्लास में स्टडी किया उसी चीज को हम दोहराएंगे, बट यहाँ पर हम उसको फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये एक फिगर है, यहाँ पर हम दो यूटिलिटी अपने कर्व लेंगे। एक यूटिलिटी कर्व हमारा कुछ होगा इस तरीके से, एंड एक होगा हमारा इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हम लेंगे बी का यूटिलिटी, बीज यूटिलिटी, एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम लेंगे ए का यूटिलिटी। करेक्ट। अब ये जो कर्व है इसको हम नाम देंगे U2, मतलब यूटिलिटी कर्व 2, और इसको हम नाम दे रहे हैं यूटिलिटी कर्व 1। मैं बहुत ही आसान टर्म्स का यूज करूंगा ताकि ये चीज आसानी से समझ आ जाए। बाकी नाम आप कुछ भी या कलर आप कोई सा भी रख सकते हैं, बाद में जब आपको समझ आ जाएगा तो फिर आप अपने हिसाब से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। करेक्ट। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमारा बी का यूटिलिटी है, सॉरी वर्टिकल एक्सिस पे, एंड हॉरिजॉन्टल पे आप देख सकते हैं ए का यूटिलिटी है। अब आगे इसमें होगा क्या कि एक इनिशियल पॉइंट है, इसमें अकॉर्डिंग टू साइटोस्की, मैं कुछ स्टेटमेंट लिखूंगा इसमें। अकॉर्डिंग टू साइटोस्की, if two utility if two utility possibility curves intersect each other, intersect each other, then Calder-Higgs criterion produces contradictory results. तो ये कहता है कि जैसा हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास दो यूटिलिटी कर्व हैं, जिसे यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व भी कहते हैं, ठीक है।
तो ये दो कर्व जो हैं U2 एंड U1 आपस में इस पॉइंट पर, यहां पर हम देखेंगे कि यहां इस पॉइंट पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज द रीजन कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी या पैराडॉक्सिकल जो है रिजल्ट जो है इनकंसिस्टेंसी रिजल्ट्स में देते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। अब देखिए इस चीज को समझने के लिए आसान टर्म में हम क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेशन करते हैं। मान लीजिए कि एक इनिशियल कर्व है, एक इनिशियल पॉइंट है सॉरी, और ये इनिशियल पॉइंट है आपका U1 पर, मतलब यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व 1 पर। ये पॉइंट हम यहाँ पे मान लेते हैं, इस पॉइंट का हम नाम दे देते हैं C। अब होगा क्या कि इसमें हम चेक करें कि तो यहाँ पर जो पर्सन A है उसका यूटिलिटी जो है वो है इतना, ठीक है। ये इतना उसका यूटिलिटी यहाँ पर ये दिखा रहा है। इसका हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। अगर ये एक्स एक्सिस पर है तो हम इसका नाम इसको दे देते हैं X1, इसका नाम दे दिया। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जो y एक्सिस पर है या कहीं वर्टिकल एक्सिस पर जो b का यूटिलिटी हम मेजर कर रहे हैं, वहां पर जो b का यूटिलिटी है वो x से कहीं ज्यादा है। जैसे कि यहाँ पे हम इसको, ये यहां से यहां तक गया 0 से x1 तक, और यहाँ पे ये 0 से ये गया इतना। तो इस कंडीशन में इसको हम नाम दे देते हैं y1। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो b है उसका यूटिलिटी करीबन डबल है a के यूटिलिटी से। पर्सन A जो है यहाँ पर लूजर कहलाएगा और B जो है वो गेनर कहलाएगा। तो हमने क्या कहा था कि जो पेरेटो ऑप्टिमैलिटी थी उसके अंदर सभी को वेलफेयर में इंक्लूड नहीं किया जा रहा था। सो दिस इज द रीजन कैल्डर हिक्स कंपनसेशन क्राइटेरिया पिक्चर में आता है। और कैल्डर और हिक्स ने दोनों ही ने ही सेम रिजल्ट्स को दिया, बट उन्होंने अलग अलग तरीके से उन चीजों को बताया था। एक ने लूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ने गेनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये चीजें दोनों एक जैसी थी, इसलिए इनको मर्ज कर दिया गया। अब मर्ज हो जाती हैं, ठीक है, तो कैल्डर हिक्स कंपनसेशन प्रिंसिपल बनता है। नाउ कैल्डर हिक्स कंपनसेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर हमें दोनों ही समूहों को, सभी समूहों को अगर हमें इंक्लूसिव एक वेलफेयर पैटर्न चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन का एक आइडिया उसके अंदर उन्होंने प्रोजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि अगर लूजर जो है वो सॉरी, अगर जो गेनर हैं वो लूजर को कंपनसेट कर दें तो दोनों ही लोगों को फायदा होगा, दोनों ही वेल ऑफ हो जाएंगे, ठीक है। यही लिमिटेशन थी पेरेटो ऑप्टिमैलिटी में। वो सिर्फ गेनर को जो है वो कर रहे थे कि हाँ भाई किसी का फायदा होगा मगर किसी से लेना पड़ेगा। बट यहाँ पर कैल्डर हिक्स कंपनसेशन प्रिंसिपल ने कहा कि अगर गेनर अगर कंपनसेट कर दें लूजर को तो दोनों ही लोग वेलफेयर में इंक्लूड हो सकते हैं या किया जा सकता है। अब यहाँ पे होता क्या है कि इनिशियल जो पॉइंट है, ये जो इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा जो सी पॉइंट है, सी इज द इनिशियल पॉइंट। सी क्या है, इनिशियल पॉइंट है। अब इस इनिशियल पॉइंट पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो ए है, ए जो है, ए इज लूजर एंड बी इज गेनर। बट यहां पर अब होगा क्या कि पॉलिसी चेंज आ गया, एंड ड्यू टू पॉलिसी चेंज ये जो सी है ये शिफ्ट हो जाता है आपके एक नए यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व पर, जो कि है हमारा U2, ठीक है। और इस U2 पर अब क्या होता है कि एक नया पॉइंट यहां पे मान लीजिए एक नया पॉइंट आ गया जिसका नाम है D। सो अब ड्यू टू सम पॉलिसी चेंज, ड्यू टू
some policy change, she shifts to point D. डी पॉइंट पर जैसे ही ये शिफ्ट करता है, अब यहां पर इनकम का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो एक नया कर्व आ गया, यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व टू U2। अब यहां पर क्या होगा, अगेन यूटिलिटी दोबारा से चेंज हो रही है। जब यूटिलिटी अल्टर होंगी तो उसमें अब ए जो है उसका यूटिलिटी जो है वो बढ़ गया। हम देखेंगे कि इसका यूटिलिटी इतना था, बट अब ये बढ़ करके ये कहां पहुंचा, यहां पर पहुंच गया। ठीक है, और दूसरी तरफ हम देखें कि जो बी का यूटिलिटी है, बी का यूटिलिटी पहले से घट करके ये पहुंच गया आपका इतना। तो इस पॉइंट से ये शिफ्ट किया डाउन, एंड ये आपका राइट साइड में ए का यूटिलिटी शिफ्ट हो गया। तो इसको हम कुछ और नाम दे देते हैं, जैसे कि हम इसको नाम दे देते हैं x0, और इसको हम कुछ नाम दे देते हैं जैसे कि y0। तो यहां पर हम देखेंगे कि अब इसको हम यहां लिख सकते हैं एट पॉइंट डी A became gainer and B became loser। तो यहां पर हम बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि B का यूटिलिटी जो है घटा है, A का यूटिलिटी बढ़ गया है। और ये किस वजह से हुआ है, क्योंकि हमने जो हमारा C है वो शिफ्ट हो गया ड्यू टू सम पॉलिसी चेंज, वो C जो है वो D पर शिफ्ट हो गया। बट यहां पर अब कैल्डर हिक्स कंपेंसेशन का प्रिंसिपल का एंट्री होता है, और कैल्डर हिक्स कंपेंसेशन जो है उनका जो आइडिया है वो कहता है कि जो गेनर हैं दे कुड कंपेंसेट लूजर्स। तो मान लीजिए कि अगर डी ने सॉरी जो डी पॉइंट है उस पर ए ने मतलब गेनर ने कंपेंसेट किया बी को, ठीक है, तो यहां पर एक नया पॉइंट बनेगा जिसको हम कहीं नाम देंगे, इस पॉइंट पर इसको हम ई नाम दे देते हैं। ठीक है जी। तो जब इस नए पॉइंट पर हम अब देखेंगे कि किसका कितना यूटिलिटी हो रहा है, तो अब हम पाएंगे ये एक नया पॉइंट बन गया जिसको हम x2 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा कि x0 से x2 पर एक का यूटिलिटी शिफ्ट हो गया, x0 से x2, ये यहां पर हुआ। तो इसको इतना इन्होंने कंपेंसेट कर दिया b को, और b का उसकी वजह से यूटिलिटी बढ़ करके कहां पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया। ये देखिए y0 से ये फिर y1 पर आ गया। तो ये कंपेंसेशन की वजह से डी को भी यहां पर सॉरी ए को भी यहां पर फायदा हुआ, मतलब दोनों ही जो हैं वो वेल ऑफ है। सो यहां पर क्या होता है कि अब स्टेटमेंट जो है इसमें वो ये होगी कि जो डी पॉइंट है डी इज प्रेफरेबल, या हम कहें इज डी इज डी इज सुपीरियर या प्रेफरेबल, डी इज प्रेफरेबल देन सी। तो इस कंडीशन में जो डी है ये इज मोर प्रेफरेबल देन सी। ठीक है, तो डी पॉइंट पे दोनों ही वेल ऑफ है। ठीक है, तो यहां तक तो साइटोस्की कहता है कि यहां तक तो बात समझ में आती है, बट मान लीजिए कि अगर हम इसको हमने अभी स्टार्ट किया सी पॉइंट से, तो सी जो था हमारा इनिशियल पॉइंट था,
ये एक इनिशियल पॉइंट था जहां से हमने स्टार्ट किया, फिर सी से हम डी पे गए, फिर डी ने जब डी पॉइंट पे जब ए ने कंपेंसेट किया बी को, तो हम पहुंचे ई पॉइंट पर। इस ई पॉइंट पर हमने पाया कि हमारे दोनों ही वेल ऑफ हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डी पॉइंट है इज प्रेफरेबल देन सी, डी इज बेटर देन सी, ठीक है। बट यहां पर अब एंट्री होती है साइटोस्की की, ठीक है। एंड व्हाट साइटोस्की सेज, उसको समझने के लिए साइटोस्की पैराडॉक्स, रिवर्सल टेस्ट। अब अगेन इस चीज को समझने के लिए हमें वही फिगर दोबारा से ड्रॉ करना हो। देखिए, एक्स एंड अगेन u2, दिस इज u1। अब इसमें हम यहां लिख देते हैं केस 2। रिवर्सल टेस्ट में क्या है कि जैसा हमने ऊपर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इनिशियल पॉइंट जो है वो सी है, और इस इनिशियल पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं, देन हम डी पर मूव करते हैं, ठीक है, पॉलिसी चेंज की वजह से। और डी जब जब डी पर आ जाते हैं तो ए यहाँ पर जो है वो गेनर हो जाता है और बी जो है वो लूजर हो जाता है। नाउ ए कंपेंसेट्स बी, और इस कंडीशन में फिर हमें एक ई पॉइंट मिलता है जहां पर दोनों ही वेल ऑफ होते हैं। सो हमने इसका स्टेटमेंट लिया कि डी इज बेटर देन सी, बी इज सॉरी डी इज प्रेफरेबल देन सी। अब यहां पर साइटोस्की कहते हैं कि अगर हम रिवर्स टेस्ट करें इसको, मतलब कि हम सी से स्टार्ट न करके हम डी से स्टार्ट करें, इस डी पॉइंट से अगर हम स्टार्ट करते हैं, हालांकि हम इसी फिगर पर भी उसको चेक कर सकते हैं रिवर्सल टेस्ट को भी, बट यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाएगा, तो इस वजह से हम दूसरा फिगर ड्रॉ करेंगे और फिर हम डी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सेम चीज हम स्टार्ट करेंगे डी से, जो है हमारा रिवर्सल टेस्ट, जैसा साइटोस्की ने बताया। अगर ये इसको भी पास कर लेता है तो इसका मतलब जो कैल्डर हिक्स कंपेंसेशन प्रिंसिपल है वो पैराडॉक्सिकल है, वो कंट्राडिक्टरी रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। वो कैसे देखते हैं, ये हमारा डी पॉइंट है, और इस पॉइंट को अब हम डी पॉइंट जो है एट पॉइंट डी, इनिशियल पॉइंट, यहां हमने बी का यूटिलिटी लिया था, सेम हम वही लेंगे यूटिलिटी, एंड हॉरिजॉन्टल पर हमने ए का यूटिलिटी लिया। नाउ बी का यूटिलिटी एंड ए का यूटिलिटी हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर जो ए का यूटिलिटी मिल रहा है वो इतना मिल रहा है, एंड उसी केस में बी का जो यूटिलिटी है वो हमें इतना मिल रहा है। तो नाउ इसको हम नाम दे देते हैं y1 एंड दिस इज x1। सो नाउ स्टेटमेंट में हम देंगे एट पॉइंट डी द इनिशियल पॉइंट ए इज गेनर,
A is gainer एंड जो B है वो क्या है, इस केस में लूजर है, एंड P is loser. Now what happens due to some policy change, D shifts to C. D shifts to C. करेक्ट। अब ये जो है यहां हमारा पॉइंट C पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक। जब ये C पे शिफ्ट होता है तो हम देखेंगे कि जो D पॉइंट है वो हमारे यूटिलिटी पॉसिबिलिटी जो कर्व है वो 2 है, और जो C पॉइंट है ये एक दूसरा यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर्व है, और हम रिवर्सल टेस्ट को चेक कर रहे हैं, करेक्ट। ये हमें ध्यान रखना है। अब इस पे अगर हम यूटिलिटी को चेक करें, मेजर करें, तो हमें इतना इतना यूटिलिटी दोनों केसेस में दिखाई देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए का यूटिलिटी है यहाँ पर वो घट जाता है, मतलब वो x1 से और x0 पर शिफ्ट हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो जो हमारा B का यूटिलिटी है वो y1 से y0 पर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको इतना ज्यादा, इसको हम ग्रीन कलर से लेंगे, तो यहाँ पर ये इतना इसमें इंक्रीमेंट आया है, ठीक है, और इसमें इतना ज्यादा ये माइनस हुआ है। अब इस केस में कहता है कि अगर साइटोस्की कहता है कि अगर मान लीजिए कि अब क्या हुआ है कि जो B है इस केस में वो क्या हो गया है, गेनर हो गया है। तो इसको हम लिख भी देते हैं यहाँ पर, D shifts to C, then B became gainer and A became loser. अब इन दिस केस कि अब क्या हो रहा है, इनकम का रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब क्या होगा कि गेनर जो है, कैल्डर हिक्स प्रिंसिपल ने जो कहा कि भाई जो गेनर है वो क्या करेगा, वो लूजर को कंपेंसेट करेगा। अब इस कंपेंसेशन में क्या हो रहा है कि जो जो बी है वो ए को कंपेंसेट करेगा। तो जब बी ए को कंपेंसेट करेगा तो एक अगेन नया पॉइंट क्रिएट होगा, जिस पॉइंट को हम नाम दे सकते हैं एफ पॉइंट। और इस एफ पॉइंट पे जब हम यूटिलिटी को चेक करेंगे तो अगेन यहां पे देखिए एक नया पॉइंट क्रिएट हुआ, जिसको हम नाम दे सकते हैं ये y2, ठीक है। अब देखिए इस केस में क्या हुआ कि ये जो है इतना बढ़ गया, जो B का यूटिलिटी है वो इतना यहां से इतना घट गया, और साथ में जो हमारा A का यूटिलिटी है वो क्या हो गया, वो जो है इतने से इतना हो गया हमारे पास, ठीक है। जो इतना घट गया था C पे जाने से, जो यहां तक ये माइनस हुआ, अब ये अगेन क्या हो गया, यहाँ पे ये यहाँ बढ़ गया, ठीक है। तो इस केस में हम देखेंगे कि दोनों ही वेल ऑफ नजर आ रहे हैं, और केस 2 में हम देखेंगे तो यहां पे भी हमें दोनों ही वेल ऑफ नजर आ रहे हैं। यहां पे हमने C से D पे शिफ्ट किया तो हमने क्या पाया कि जो D है, D इज बेटर देन C, बट साइटोस्की कहते हैं कि रिवर्सल टेस्ट में क्या हो रहा है कि जो D है इज बेटर देन C। तो यहां पर इस केस में हम लिख सकते हैं
डी सॉरी सी इज बेटर देन डी। अब ये जो स्टेटमेंट यहां पे है, देखिए ये है डी इज बेटर देन सी, एंड यहां पे हमने पाया रिवर्सल टेस्ट में सी इज बेटर देन डी, करेक्ट। तो यहां पे क्या हुआ है कि एक पैराडॉक्सिकल रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर रहा है कैल्डर हिक्स प्रिंसिपल, जैसा हमने प्रीवियस पार्ट में स्टडी किया, डिस्कशन किया कि ये एक लूप क्रिएट कर देगा कि जैसे कि सी इज, या हम इस तरीके से शॉर्ट में लिख देते हैं, सी इज ग्रेटर देन डी, एंड फिर क्या होगा, डी इज ग्रेटर देन सी। तो ये जो एक लूप क्रिएट हो रहा है, इसी के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, ठीक है। नाउ इस चीज को हमने फिगर पर टेस्ट किया। केस 1 में हमने टेस्ट किया कि जो कैल्डर हिक्स कंपनसेशन प्रिंसिपल है वो ठीक ठाक यहाँ पे रिजल्ट दे रहा है, बट साइटोस्की की एंट्री होती है एंड साइटोस्की सेज कि अगर हम इसी चीज को रिवर्स टेस्ट करें इसका, तो भी आपको रिजल्ट सेम मिलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंट्राडिक्टरी रिजल्ट्स को प्रोड्यूस कर रहा है, रिजल्ट्स आर इनकंसिस्टेंट। सो कभी जो है C इज बेटर देन D होगा और कभी D इज बेटर देन C होगा। मतलब जो A है कभी वो B को कंपनसेट कर रहा है, फिर B जो है वो अगेन वेल ऑफ हो रहा है और वो फिर A को कंपनसेट कर रहा है। तो ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि जो कैल्डर हिक्स कंपनसेशन है इन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम को कंसिडर नहीं किया है, इन्होंने किया है विलिंगनेस टू पे या एबिलिटी टू पे, एबिलिटी टू पे या फिर विलिंगनेस टू पे। बट इन्होंने कहां पर कमी छोड़ी है, कैल्डर हिक्स कंपनसेशन प्रिंसिपल डिडंट कंसिडर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम। इस चीज को हम उदाहरण से अगर समझें, जैसे कि हम मान लें कोई हिस्टोरिकल रिच पर्सन है ठीक है, और वो जो है उसके लिए मनी का वैल्यू जो है वो बहुत कम है, बट मान लें कि कोई पॉलिसी चेंज होता है और उन्हें एक टेम्परेरी लॉस होता है, ठीक है। तो उस टेम्परेरी लॉस में उनका जो जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम है वो अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उनके पास एक एक्यूमुलेटेड वेल्थ है, ठीक है। बट अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो जिसके पास अभी हाल ही में कुछ जो है इनकम जनरेट होने लगी है, उसके पास कुछ पैसे आ गए हैं 2-4 साल से, तो ये क्या है, एक एबिलिटी टू पे हो जाएगा। मान लीजिए कि उस पॉलिसी चेंज से किसी गरीब व्यक्ति को, पुअर फैमिली को जो है एक ठीक ठाक इनकम जनरेट होने लगी है, ठीक है, वो कुछ थोड़े मिडिल क्लास में आ गए हैं, तो उनका एबिलिटी टू पे तो आ गया, बट क्या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम उनका चेंज हुआ? तो ये एक यहाँ पर क्वेश्चन इसलिए खड़ा होता है, ठीक है। तो इसीलिए साइटोस्की का जो पैराडॉक्स है वो क्या कहता है कि ये एक पैराडॉक्सिकल रिजल्ट्स को मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट्स को उत्पन्न करता है। नाउ इस चीज का अब वो सोल्यूशन देते हैं। अब इसमें हम थर्ड जो है पॉइंट पर आएंगे, तीसरे केस में, और यहाँ पे हम देखेंगे कि उन्होंने इसका क्या जो है सोल्यूशन दिया, जिसको हम साइटोस्की का डबल क्राइटेरिया बोलते हैं, ठीक है।